सब ने मेरी राम राम। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। अरे भाई, वर्ल्ड कप तक खत्म हो लिया, हार भी गए, लेकिन इब कति बाजार जो गर्म हो रहा है वो चुनावी जो बिगुल बच चुका है। बिगुल इसलिए कह रहा हूं अगर भाई पहला लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव, सारी पार्टी अपना अपना दम दिखाने लग रही है। अरे यो दम दिखाया 19 तारीख ने 2 रैली हुई हरियाणा में बड़ी। पहली रैली जींद में हुई, कुंडू ने करी, और दूसरी रैली जो हुई वो दादरी में जो थी सतपाल सांगवान की रैली। उनके ऊपर चर्चा करांगे। हमारे गले हैं हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ वीरेंद्र जी। और वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जो है एक खास जो हमने कड़ी जोड़ी है, ओके पे चर्चा। ओका जो है हरियाणवी संस्कृति की पहचान मान्या जावे है। अरे जितने चुनावी चर्चा होंगी वो ओके पे बैठ के लोग बात कर रहे हैं। तो आज हमारी कड़ी का जो पहला एपिसोड है ओके पे चर्चा। तो राठी साहब, एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे। जो काल की रैली हुई है 19 तारीख की, जींद की रैली जो कुंडू ने करी है, उस रैली ने जो मीडिया दिखाने लग रही है कति फ्लॉप रही है रैली। के कारण रहा है कुंडू जो एक परिवारवाद के खिलाफ नारा लेकर आया था, वो किस तरह तक किस राजनीति में ले जाने लग रहा है अपनी पार्टी ने, क्या चल रहा है इसमें सबसे पहली बात तो मेरे को एक नजर आती है कि बलराज कुंडू ने नारा दिया कि भाई हर पार्टी युवराजों को मैदान में लेके आ रही है, परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। पहली रैली में वो फ्लॉप साबित उनकी रैली होगी। बल्कि सीधी भाषा में मैं कहूँ तो बलराज कुंडू की रैली का कुंडा हो गया। कुंडा हो गया। और जो परिवारवाद का जो नारा दे था, तो इसका मंच के ऊपर जो मुख्य बैनर लग रहा था, उस बैनर पे अपनी और अपने घरवाले की फोटो इसने लगा रखी थी। दूसरा जो इसने चीफ गेस्ट बुला रखे थे, एक तो शंकर सिंह वाघेला जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव तो खुद परिवारवाद की राजनीति करने वाले हैं। उनके तो चाचा, ताऊ, मिसेज, भाई, देश के अंदर सबसे बड़ा परिवारवाद उसी परिवार और उस आदमी को यूं बुला रहा है, तो उस नारे की हवा तो यहाँ निकल गई। और एक ने तो मेरे को ये भी बताया कि शायद पार्टी का जो कोई बड़ा पद है, शायद इन्होंने अपनी धर्मपत्नी की उस पद के ऊपर घोषणा कर दी हो कि भाई ये पद ये संभालेंगी। तो इस प्रकार की जो बात है वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में लंबी चलेगी नहीं, क्योंकि उम्मीद लोग या लेके जावे थे या सोच के चलने थे अगर परिवारवाद ने रोकेगा। पहली रैली में इसने खुद अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर दिया। और दूसरी बात, एक चीज समझ में नहीं आई कि हरियाणा प्रदेश में सबसे जो काबिल राजनेता माना गया है, देखो चौधरी देवीलाल जननायक के रूप में थे, उनकी छवि थी, जो कांग्रेस पार्टी से बाहर निकल करके जिन्होंने अनेक पार्टियां बनाई और हर पार्टी उनकी सफलता के शिखर तक पहुंची। चौधरी बंसीलाल देश के रक्षा मंत्री रहे, हरियाणा के 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे। उस आदमी की पार्टी हरियाणा में लंबी नहीं चल पाई। 91 में बनाई उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी, 96 में सत्ता में आ गए, 98 में बुरी तरह से, 2000 के चुनाव में बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। फिर आखिर में कांग्रेस में उन्हें विलय करना पड़ा। भजनलाल जी के बेटे कुलदीप बिश्नोई, जो भजनलाल जी कई बार मुख्यमंत्री रह गए, उसका लड़का ने पार्टी बनाई, उस पर भी ना चली भाई। फिर आप देखोगे राव इंद्रजीत जी के पिताजी थे राव वीरेंद्र सिंह जी, वो मुख्यमंत्री रहे थे इस प्रदेश के। विशाल हरियाणा पार्टी उन्होंने बनाई थी, वो भी कांग्रेस में जाके मर्ज होगी, हजका भी मर्ज होगी, विकास पार्टी भी मर्ज होगी। और गोपाल कांडा ने पार्टी बना रखी है, अपनी पार्टी बना के, जो अपना भाई उसकी पार्टी से लड़ा था रानिया से, उसको जो है ना इलाहाबाद से अभय सिंह के खिलाफ बीजेपी के निशान पर उतार दिया। तो इसका मतलब पार्टी वह भी सुपर फ्लॉप मानना। हम एक पार्टी बनाई थी, वीरेंद्र मराठा जी होते थे करनाल साइड के, बहुत बड़े अधिकारी थे। उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ करके हरियाणा एकता शक्ति के नाम से पार्टी बनाई, 2-3 चुनावों में अपनी किस्मत को आजमाया, बल्कि उनकी बड़ी सम्मानजनक कई हलकों के अंदर वोट आई। पानीपत, असंध और करनाल का जो इलाका था, पार्लियामेंट में 1.25 से 1.5 लाख वोट उनके प्रत्याशी ने ली। तो वो भी असफल हो गए, उन्होंने भी दूसरी पार्टियों का दामन थामना पड़ा। अपने विनोद शर्मा जी बड़े धाकड़ लीडर माने जाते हैं, उनने भी एक नई पार्टी बनाई थी, वो भी नहीं चला पाए। तो इसने एक हल्के से एक बार एमएलए बनते पार्टी का सोच कैसे लिया, जब इतने बड़े बड़े राजनेता जो अपनी पार्टी बना करके जो उसको सुचारू रूप से चला नहीं पाए, तो इसने तो एक हल्के ये एक बार एमएलए बनाया है। और दूसरा इसका मुख्य कारण क्या रहा, सबसे बड़ी बात यह रही कि महम की भीड़ ही नहीं गई। महम से ही भीड़ की जो सबसे ज्यादा इसको उम्मीद थी
कि मैम से कम 8-10 हजार लोग जाएंगे। वो क्यों नहीं गए, मैं एक कारण मानता हूँ। पीछे आपका झज्जर में बलराज कुंडू जी आए थे और पत्रकारों ने, आप जैसे लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने उनसे प्रश्न किया था कि जी आपने राज्यसभा में वोट क्यों नहीं डाला। तो उसका बड़ा अजीब सा उन्होंने एक उत्तर दिया कि वह मैंने इसलिए नहीं डाला कि भारतीय जनता पार्टी तो किसान आंदोलन के कारण में भाजपा से खिलाफ हो गया, मैंने मुख्यमंत्री से उनका समर्थन उल्टा ले लिया। दूसरी बात इसने बताई कि भाई कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट था राज्यसभा का, वो हरियाणा से बाहर का था, अजय माकन, तो इसलिए मैंने मत नहीं डाला। मैं बलराज कुंडू से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप नु कहो कि वो हरियाणा तो बाहर का था इसलिए मैंने मत नहीं डाला, तेरा भी गांव में मलका बाहर पड़ा है, तो फिर मैं हमारे इतने मूर्ख हो गए वो तन्ने बार बार एमएलए बनाए जाएंगे क्या? वो अपना हल्का का आदमी ने महत्व नहीं देंगे? और तन्ने जो काम करे, जो बस चलाई, बहुत अच्छा तरह काम है, उसकी हम सराहना करा। हाँ, जो और तू मदद कर रहा है समाज में गरीब लोगों की, खिलाड़ियों की, वो भी तरह सराहनीय कदम है। लेकिन उसका बदला में राजनीति की एमएलए की कुर्सी तेरे को मैं मलका बार बार क्यों दे भाई? एक बार जो तने काम करा था, एक बार तू बना दिया, तन्ने एमएलए बन के काम करे। कम से कम वह उपलब्धि बता कि वह मन्ना एमएलए बन के सरकार का गिल्या, मुख्यमंत्री से के सहयोग से या किसी मंत्री की मित्रता से मैंने यो काम में मलकम करा दिया। उसका इसके लिए इसके पास कोई जवाब नहीं है। तो महम की जनता ने चाहिए काम, और वो इस चीज को समझ गई, वो नहीं गई। दूसरा इसका जो टारगेट था, वो टारगेट था कि जिन जिले में सफेदों हल्का जो पड़ता है या और आसपास के कई हल्के हैं, उनमें कुछ इसके गोत्र के गांव हैं, और इसका अंदाजा था कि भाई वहां से कुंडू गोत्र के जो गांव है तेरे को भारी समर्थन मिलेगा। उन गांव के लोग, वहां के लोग भी निकल करके नहीं आए। ये कुर्सियां इसकी पार्टी वाले तो बता रहे हैं कि 18,000 थी, लेकिन जो वहां मीडिया कर्मी गए हुए थे वो बता रहे हैं टोटल कुर्सी 10,000 थी। वो कह रहे हैं कि 6,000 कुर्सी खाली थी, वो कहे 5,000 खाली थी। लेकिन कुर्सी जितनी भी लगी हुई थी, अगर 10,000 थी तो भीड़ आधी थी, 5,000 कुर्सियों की सीटिंग थी, 5,000 खाली थी। अगर ये 18 बतावा है तो उसमें नु ला लो 7-8 हजार की भीड़ कुर्सियों पर बैठी होगी। प्रदेश स्तर की रैली, पार्टी का स्थापना दिवस, और ये शुभ मान करके जींद के अंदर गया था कि चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध की शुरुआत 87 में करी, जींद से करी। चौधरी बंसीलाल की विकास पार्टी की जींद में रैली हुई तो उसकी हवा आई। और कोई बड़ा आंदोलन हुआ, जेजेपी ने स्थापना करी, जींद के अंदर रैली करके करी, वो तैर निकले, तैर गए भाई मार्केट में। लेकिन इसका मामला जो है ना फलाप हुआ, और इसका नुकसान इसको व्यक्तिगत रूप में मैं बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। और एक बात है राठी साहब, यह बात क्लियर हो ली, हमारे वोटर इतने समझदार हो गए, अगर दूसरे की कमी गिनवाने के बजाय अपनी उपलब्धि गिनवाओगे तो ये वोट मिल जाएगी। इस बात के ऊपर तो बिल्कुल सही जायज। ये तो सही बात है। अपने काम बताओ मन ने क्या करा। हाँ, तो मैं एमएलए तो यू बन गया, उससे पहले समाज सेवा के काम कर रहा है, सारी दुनिया ने बेरा भाई करने लग रहा है। राकेश दौलताबाद है एक लड़का, वो भी तीसरे चांस में एमएलए बना, उसने तो एम्बुलेंस तक गांव में सुविधा दे रखी थी। और भी सोमवीर सांगवान है, आपके पड़ोस के दादरी हल्के से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी है, बीजेपी से लड़ा जब हार गया, वो भी समाज सेवक रहा है। तो समाज के लिए आप जो काम करते हो, और जनता आपको विधायक बना दिया, सेशन में आप प्रश्न भी उठा लो, लेकिन उन प्रश्न का जो समस्याओं का समाधान है उसके लिए तो आपको सेक्रेटरीट के चक्कर काटने पड़ेंगे, अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। वो टाइम क्यों नहीं निकाल पाते? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। एक बात करांगे, आप पार्टी की बात करने लग रहे हो। एक पार्टी निकली जेजेपी, जेजेपी का ग्राफ जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। इसका कल एक और उदाहरण पेश होया, जो है सतपाल सांगवान की जो रैली थी वो जेजेपी से अलग होने का लगभग उन्होंने ऐलान कर दिया कल की रैली में। वैसे तो वो कई एक डेढ़ साल से अलग थे, लेकिन कल खुले तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया। इस चीज का फर्क कितना पड़ेगा जेजेपी के ऊपर? इस चीज का फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा। सतपाल सांगवान जी को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, क्यों मैं बहुत पीछे अतीत में जब आप जाओगे तो मैं चौधरी बंसीलाल की पार्टी का पदाधिकारी भी रहा हूँ और सक्रिय कार्यकर्ता भी रहा हूँ। सतपाल सांगवान जी हरियाणा विकास पार्टी से पहली बार एमएलए बने थे। फिर अगला जो चुनाव आया, पार्टी डैमेज सी हो गई थी, वो हार गए थे। फिर वो एक बार हजका से एमएलए बने, और हजका से जब वो एमएलए बने 2009 की बात है शायद, तो वो अपने 6 साथियों के साथ, भूपेंद्र हुड्डा जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वहां से पार्टी को, हजका से 6 आदमी आगे 7 एमएलए में से, और कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। ये हुड्डा साहब के काफी नजदीक थे, और दादरी का विकास में कहते हैं वो अपने आप के, भाई मैंने मेरा जितना योगदान किसी एमएलए ने आज तक नहीं दिया है, और मंत्री के तौर पर भी मैंने यहाँ बहुत बड़े काम करवाए हैं। तो वो जेजेपी में तो पिछले चुनाव में इसलिए गए थे
किसी कारणवश कांग्रेस की टिकट उनको नहीं मिल पाई थी, तो उन्होंने चुनाव की तैयारी कर रखी थी। तो जो राजदीप फोगाट जी, जो पहले इनेलो से विधायक थे, विघटन होने के बाद वो जेजेपी में चले गए थे, तो उन्होंने कहा जी मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता दुष्यंत से, और फिर उन्होंने बातचीत करके सतपाल सांगवान जी को टिकट दे दी। ये भी इसलिए चले गए, तुम्हारी तैयारी पूरी है कि भाई जाओगे कहाँ कांग्रेस से, तो आपको टिकट मिला नहीं। और उधर से बीजेपी की टिकट जो है वो चली गई थी फोगाट, बबीता फोगाट को, या बबीता ही नाम है शायद बबीता उनका। फोगाट। और उधर से सतपाल सांगवान आगे सोमवीर सांगवान आगे थे निर्दलीय के तौर पे। तो इन्होंने सोचा कि हजका से ही भाग्य आजमा लो, सम्मानजनक वोट इन पाई। और आज जो इनकी छवि है वो बड़ी अच्छी है, लेकिन उन्होंने पब्लिक पर फैसला छोड़ा, हजका छोड़ने का ऐलान किया, किस पार्टी में जाएंगे वो ऐलान नहीं किया। और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि सतपाल सांगवान कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी से बातचीत करके कांग्रेस में अपनी एंट्री करेंगे, और वहां से टिकट की हाँ होगी तो वो कांग्रेस में जाएंगे, अगर टिकट की कहीं कोई गड़बड़ सी रहेगी तो कांग्रेस की बजाय कोई और पार्टी का रास्ता तलाशेंगे। और अब जो बूम सा चल पड़ा है कि जब सत्ता का किसी भी पार्टी का दौर लंबा हो जाता है तो कुछ लोग भी उससे नो ऊपर से जाते उब से जाते हैं, तो उस प्रकार से उनकी भी जो भावनाएं हैं वो इस प्रकार की है कि मैं कांग्रेस से टिकट लेकर के आऊं। और जो बलराज कुंडू की आप बात करो थे, इसको बलराज कुंडू की रैली फ्लॉप होने से सबसे बड़ी जो संजीवनी है वह महम हल्के के अंदर कांग्रेस पार्टी को मिली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी अब की बार मुझे लगता है बलराम दांगी जी वहां निश्चित रूप से होंगे, आनंद सिंह दांगी जी के लड़के हैं, और भूपेंद्र हुड्डा जी का ये रोहतक और झज्जरा अपना गढ़ रहा है, और दीपेंद्र हुड्डा के फ्लोर यहाँ और भी ज्यादा हैं। तो युवा साथ उस प्रकार से जो लोग मान रहे थे कि बलराज कुंडू के सामने बलराम दांगी का मुकाबला होगा तो कुंडू साहब हैवी पड़ेंगे, लेकिन जो रैली फ्लॉप हुई, महम के लोग कम गए, उससे कहीं न कहीं बलराम दांगी की जीत मैं कह सकता हूँ आज कि सुनिश्चित सी होती जा रही है महम से। लगातार 10 साल तक बीजेपी का राज हरियाणा में है, एंटी कैंपेन्सी कितना असर डाल लगे अगले चुनाव के ऊपर? वो तो हर जगह पे होता है, आप किसी भी प्रदेश में देखिए, पिछला आप गुजरात का चुनाव देखो, वहां भी भाजपा की सरकार तो बन गई थी, लेकिन कहीं बहुत क्लोज मार्जिन से बहुमत में आई थी, और कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था, लगातार 3-4 प्लान से वो थे सत्ता में, लेकिन अब की बार फिर अच्छे मार्जिन से सत्ता में आ गई। आप मध्य प्रदेश का चुनाव देखो, 3 बार के मुख्यमंत्री थे शिवराज चौहान जी, पिछले चुनाव में सत्ता में आई थी कांग्रेस, लेकिन कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया, वो बीजेपी से में शामिल हो गए, बीजेपी से लड़ा तो चुनाव जीत गए, दोबारा सरकार वहां बन गई। तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो कांग्रेस सत्ता में आई थी 3 प्लान के बाद, तो कहीं न कहीं जनता का वो विरोध ही था कि वह लंबे समय जमीन का सबाचा करें, तो एक बार नए को भी मौका दे करके देखें। तो 10 साल हुड्डा साहब रहे तो यहाँ बदलाव हुआ, अब 10 साल से खट्टर साहब हैं, तो जनता फिर ऊब सी चुकी है इनके कामों से, और भाई हो सकता है कि आगे फिर बदलाव की तरफ अग्रसर हो जाए। बीजेपी लगातार मुश्किल में दिख रही है, क्योंकि वीरेंद्र की जो रैली थी उसमें क्लियर हो गया था कि वीरेंद्र जो है बीजेपी ने छोड़कर कहीं ना कहीं या तो अलग पार्टी बनाएंगे या फिर कांग्रेस या किसी और पार्टी का साथ वो करेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी कमजोर भी नहीं मान के हम उसको चल सकते कि उसका जनाधार इतना कम हो गया। इसके लिए उसने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया, जो उनको नुकसान लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक वो बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को 1 मिनट में बदल दिया। और दूसरी पार्टी थोड़ी सी, मैं इस मामले में फेलियर मानता हूं, संगठन के मामले में इतने साल से संगठन नहीं है, लेकिन उन्होंने 1 मिनट लगाई, प्रदेश अध्यक्ष बदल करके नायब सिंह सैनी जी को बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्थायी वोट बैंक है, और हरियाणा का जो चुनाव होगा वो इतना इजी तो नहीं है कम से कम कि वह क्लीन स्वीप कोई पार्टी कर जाए, मुकाबला कांटे का होगा, टक्कर का होगा। लेकिन जनता के अंदर थोड़ी सी जो नाराजगी है उसके दम पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की अच्छा कर सकती है, लेकिन भाजपा की जो रणनीति है ना और जो राजनीति है उसके हिसाब से हम भाजपा को कमजोर नहीं मान सकते। उन्होंने जितना नुकसान जहां जिन सीटों पर लग रहा है उसकी पूर्ति वो अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और राष्ट्रीय पार्टियों का खेल रहेगा अब देश के अंदर। अक्षेत्रीय पार्टियों का सिलसिला धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अक्षेत्रीय पार्टियों का तो टूट होकर के एक तरह से वो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही जुड़ती जा रही है। आप महाराष्ट्र का देख लीजिए, आप बिहार का देखो, नीतीश कुमार जी एक बार उधर एक बार उधर, एक बार एनडीए में एक बार यूपीए में, इस प्रकार से चल रहे हैं। तो धीरे धीरे ये छोटी पार्टियां जो है ना, क्षेत्रीय पार्टियां, ये लुप्त हो जाएंगी, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राजनीति इन्हीं की देश के अंदर रहेगी,
और राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर मुकाबला रहेगा। जो ये छोटी मोटी पार्टियां हैं या क्षेत्रीय दल हैं, ये तो 1 सीट 2 सीट 3 सीट इन सीटों पर सिमट जाएंगी। मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि उधर तो जो मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर कोई दाग नहीं है, ईमानदारी का प्रतीक तो इनको माना ही जा रहा है। कुछ काम भी इन्होंने अच्छे किए, जनता उनको अच्छा बता भी रही है। लेकिन दूसरी तरफ से जो स्थानीय नेतृत्व है, वो जनता उनसे कहीं न कहीं थोड़ी सी नाराज है। अगर वहां प्रत्याशी भाजपा ने ज्यादा बदल दिए, जैसे पीछे गुजरात में बदले, जैसे अब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बदले, सेंटर के मंत्रियों को एमएलए के चुनाव में मैदान में उतार दिया, कि इस प्रकार का गेम भाजपा हरियाणा में भी खेल सकती है, कि जो पुराने जो बैठे हैं कि तेरी सीट पक्की, तेरी टिकट पक्की, उनको काट करके नए चेहरों को मौका देगी, तो मुकाबला चुनाव का हरियाणा में फिर से फंस सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद सैनी वोटर तो बढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाट वोटर टूटे भी हैं। वो देखो, मेजोरिटी में तो जाट वोट बैंक ज्यादा मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था, वो प्रत्याशी के साथ था। कि जो जाट डोमिनेट इलाका है, वहां तो भाजपा ने जाट प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे, वोट तो उनकी भी आई, भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन इन्हें चाहिए मेजोरिटी की वोट। इन्होंने उस नायब सिंह सैनी को बना करके जीटी रोड बेल्ट को मजबूत कर लिया। रोहतक झज्जर सोनीपत तो भाजपा को खुद पता है कि भाई थोड़ी सी वो कमजोर हालत में है, लेकिन ये जो दाव उन्होंने चलाया है, इसका तो दादा राम कुमार गौतम ने भी कहा है कि बहुत बड़ा दाव ये भाजपा ने चल दिया है। तो इस प्रकार के फैसले भविष्य में और भी होंगे। अभी तो जिला स्तर पर भी कार्यकारिणियों में बदलाव आएगा भाजपा की तरफ से, कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनता है वो अपनी पसंद के पदाधिकारी चाहता है। मुख्यमंत्री भी चाहेगा कि भाई अपनी पसंद के पदाधिकारी, मेरे जो जिसको मैं पसंद करता हूँ और आप पसंद करते हो, उनको बनाओ। पुराने तो उनके काम से तो वाकिफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब। भाई एक बात जरूर कहूंगा मैं, जिस भी हलके के ऊपर तुम चर्चा चाहो वो कमेंट में लिख दियो। 4-5 हलके हम कवर कर चुके हैं, और हमारा वादा है 90 के 90 जितने हलके हैं उनके ऊपर तुमने बिल्कुल स्टिक बतावांगे। इब वोटर जो हमारे जो थे, सीटा का बंटवारा नहीं होया है, सीट क्लियर होने के बाद और ज्यादा क्लियर पिक्चर आवेगी। भाई वीडियो ने गणित शेयर कर दी, और बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब आपका। आगे दूसरे उसमें मिलांगे, नए नए मुद्दों के साथ आपसे वो करांगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो ने गणित शेयर कर दियो भाई। लास्ट में न्यू जरूर कहूंगा, न्यू चलांगे न्यू चलावांगे, जमा कति धुम्मा ठावांगे। राठी साहब ने कति धुम्मा ठा दिया, तम बिठा दियो। वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम।